हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल आप सबका? सब बढ़िया, मस्त। चलो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। इससे पहले के लेक्चर की बात करें तो इससे पहले के लेक्चर में हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे पास है, उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला जाता है, ये सब कैलकुलेट करना हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ठीक है बच्चों, तो यदि कोई फर्स्ट टाइम यदि ये वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले के जो बेसिक्स लेक्चर है आप लोग उनको जरूर कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप लोग इस लेक्चर पे आए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो यार, आज का है टॉपिक जो है एवरेज एटॉमिक मास। हेडिंग पहले डाल लो, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो यार, ये ऐसा नहीं कि यार आप लोगों के लिए नया है, यदि इसको अच्छे से ध्यान दिया जाए तो इसमें एवरेज और एक एटॉमिक मास, ये दो टर्म जुड़ा है और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना एवरेज एटॉमिक मास। अब तुम लोग बताओ यार, एवरेज कैलकुलेट करना जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो यार, बचपन से यार एवरेज 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 करते आ रहे हो। एटॉमिक मास का मतलब जानते हो कि नहीं? वो भी जानते हो यार, ऑलरेडी बेसिक्स लेक्चर में हमने एटॉमिक मास का मतलब बता चुका। तो यार एवरेज एटॉमिक मास का हो गया क्या? बस अब बात, जो इंपॉर्टेंट बात आता है ना, कि हम लोग आखिरकार एटॉमिक मास की एवरेज की बात करते क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ गया एटॉमिक मास का एवरेज लेने का? जैसे यदि मैं बात करूं कार्बन का एटॉमिक मास की, तो कार्बन का एटॉमिक मास तुम्हें क्या बताया गया अब तक? 12 बताया गया है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या बताया गया है? 23 बताया गया है। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या बताया गया? 14 बताया गया है। यदि हम लोग किसी भी जो एटॉमिक मास होता है ना, वो मास नंबर के इक्वल हो, ऐसा जरूरी है या नहीं, आप लोग बताओगे। जैसे मैं सिंपल सा कार्बन का बात करता हूं। अच्छा, कोई भी एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है ना, वो क्या सेम होते हैं? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, जो कि डाल्टन्स का स्टेटमेंट था। Atoms of an element are identical in all respects. Is this statement or was this statement true? No, ये statement true नहीं था। मतलब एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब बात आ जाती है कि यदि एक ही एलिमेंट लाइक मैंने मान लिया कार्बन एलिमेंट के जितने भी एटम नेचर में प्रेजेंट है सब के सब आइडेंटिकल होंगे, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। डाल्टन साहब ने तो बताया था यार ऐसा होता है, लेकिन वो बाद में गलत साबित हो गया। गलत क्यों हो गया? क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमें अब जाकर पता चल चुका कि एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मतलब एटम्स के आइसोटोपिक फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे कार्बन की यदि मैं बात करूं तो कार्बन का दो फॉर्म होता है, एक C612 और एक C614। दोनों एलिमेंट बोला जाए तो दोनों के दोनों कार्बन एलिमेंट ही है, लेकिन क्या दोनों एटम्स जो है कार्बन एलिमेंट के क्या आइडेंटिकल है? ना, आइडेंटिकल नहीं है। इन दोनों का मास नंबर में डिफरेंस आ गया। एटॉमिक नंबर तो सेम, एलिमेंट सेम होने के लिए एटॉमिक नंबर तो सेम ही होना होगा ना। एटॉमिक नंबर सेम है तभी तो हम सेम एलिमेंट बोल रहे हैं, तभी तो दोनों का नाम कार्बन पड़ा। यदि एटॉमिक नंबर इस डिफरेंट हो जाएगा तब तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एलिमेंट तो दोनों सेम है, दोनों कार्बन है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट है। ठीक, अब मास नंबर और एटॉमिक मास, इसमें हम लोग डिफरेंस क्या बताएंगे? थोड़ा ध्यान देना यार। मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, तुम लोग बता सकते हो? सोचो यार, मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? तो देखिए यार, मास नंबर जो होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है उसके सम को हम लोग मास नंबर कहते हैं। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है ना, मास नंबर के इक्वल ही होता है। देखिए, एटॉमिक मास जो हम लोग पढ़ते हैं, यदि मैं कार्बन इसका मास नंबर पूछूं तो क्या बोलोगे? मास नंबर को डिनोट क्या करते थे? ए से करते थे। और यदि इसका बात करूं तो मास नंबर क्या लिखूंगा मैं? 12। और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जब मैं बात करता हूं तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन भी क्या बोला जाता है? 12 ही बोला जाता है। या किसी भी एटम का तुम मास नंबर या एटॉमिक मास बात कर लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। मास नंबर बोला जाए 1। सोडियम का यदि मास नंबर बोला जाए तो 23 और एटॉमिक मास बोला जाए तो भी 23। जो मास नंबर होता है वही हम लोग एटॉमिक मास के फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन जरा सोचो, क्लोरीन का यदि मैं मास नंबर पूछ दूं, क्लोरीन का मैं क्या बोल रहा हूं? मास नंबर। तो मास नंबर क्या होगा यार क्लोरीन का? जरा बताओ मुझे। हाँ, क्या क्लोरीन का मास, अच्छा एटॉमिक मास मैंने कितना लिखा था क्लोरीन का, याद है तुम लोगों को? हाँ,
याद है? हाँ, क्या था? 35 पॉइंट, अच्छा मास नंबर की बात कर रहा है मैं, एटॉमिक मास। मैंने जो तुम्हें लिस्ट लिखवाया था ना, और जो मैंने बोला था कि ये याद होनी चाहिए 1 से लेकर 20 तक, वो मास नंबर याद होनी चाहिए या एटॉमिक मास याद होनी चाहिए? एटॉमिक मास याद होनी चाहिए। मास नंबर से हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है, हमें ज़्यादा मतलब किससे होता है? एटॉमिक मास से मतलब होता है। इसलिए जो मैंने तुम लोग को याद करने को कहा था ना, वो एटॉमिक मास था। एक तो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 1 से 20 तक, और दूसरा एटॉमिक मास याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब बार बार यार मास नंबर और एटॉमिक मास, पहले इसमें आप डिफरेंस समझ लेते हैं यार, एकदम क्लियर कट डिफरेंस क्या है। तो देख यार, एकदम यार क्लोरीन से ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे यार, देखना यार ध्यान से। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, हम लोग यदि मास नंबर बोले तो मास नंबर का तो डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्या? और जो एटॉमिक मास तुम लोगों को क्लोरीन का लिखवाया गया था, वो कितना लिखवाया गया था? 35.5। तुम लोग बताओ क्या मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कभी भी 35.5 हो सकता है? फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है मास नंबर? नेवर, कभी नहीं पॉसिबल है। तो ये 35.5 क्या है? यह इसका एटॉमिक मास है, मास नंबर नहीं है। क्योंकि मास नंबर यार होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर यार 35.5 कैसे बनकर, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। क्लियर हो रहा है? मतलब मास नंबर ये नहीं है, ये क्या है? एटॉमिक मास है। और आप लोग को जो मैंने क्लोरीन का वैल्यू 35.5 लिखा था ना, वो एक्चुअली क्या था? एटॉमिक मास था क्लोरीन का। ठीक, अब फिर यार ये एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस नहीं समझ में आया सर, मतलब मजा नहीं आया, अभी फील नहीं हो पा रहा एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस क्या है। तो चलिए यार थोड़ा सा फील कर लेते हैं इस चीज को। ऐसा क्यों 35.5 ये आया क्यों? तो यार देखो, एक्चुअली क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन नेचर में एक तो 35 वाला फॉर्म में पाया जाता है और एक 37। क्लोरीन का मेन 2 आइसोटोप्स होता है नेचर में, एक 35 वाला और एक 37 वाला। अब यदि मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो इसका मास नंबर 35 है, इसका मास नंबर 37 है। जनरली मान लो नेचर में ये नहीं पाया जाता, 37 वाला नहीं पाया जाता। यदि नेचर में केवल 35 वाला होता तो ऐसे केस में हम लोग इसका मास नंबर 35 था तो एटॉमिक मास भी 35 कह देते। समझ में आ रहा है? इसका मास नंबर 35 है तो एटॉमिक मास भी 35 कह देते हैं। लेकिन क्लोरीन 35 और 37 दोनों फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए अब इसका एटॉमिक मास ना हम 35 कह सकते ना 37 कह सकते। तो फिर बेहतर क्या होगा हमारे लिए? क्या होगा हमारे लिए बेहतर? क्या हम कहें जिससे कि यार तुम लोग सेटिस्फाइड हो जाओ? तो 35 कहोगे तो ये नाराज हो जाएगा, 37 आपने क्यों नहीं कहा एटॉमिक मास, 37 कह देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा कि यार 35 क्यों नहीं कहा। तो आप क्या करोगे? तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ही ऑप्शन है, 35 एंड 37 का एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज ले लो, और एवरेज वैल्यू बता दो तो यार दोनों का दोनों खुश हो जाएगा। एवरेज का मतलब तो समझते हो ना यार। मान ले यार क्रिकेट मैच चल रहा है और विराट कोहली यार एक मैच में 100 बना दिया, दूसरे मैच में 200 बना दिया, तीसरे मैच में 300 बना दिया। वनडे मैच जो भी समझ 300 यार विराट कोहली ने, चलो इसको रोहित शर्मा ले लेता हूँ, ठीक है ना। रोहित शर्मा यार छक्का चौका खूब मारता है, तो रोहित शर्मा ले लेता हूँ। पहले मैच में 100 बनाया, दूसरे मैच में 200 बनाया, तीसरे मैच में 300 बना दिया, ठीक है। तो गजब हो रहा है ना। तो अब जरा सोचो, यदि कोई पूछा तुमसे कि रोहित शर्मा का स्कोर क्या हो रहता है जनरली हर मैच में, तो आप क्या बोलोगे? 100 बोलोगे ना? 100 बोलेगा तो भाई मान लो जो रोहित शर्मा का फैन है यार, हम तो 300 बोलेंगे, 300 भी तो बनाता है। कोई होगा भाई 100 बोलेगा जो रोहित शर्मा के, मान लो यार चेन्नई सुपर किंग वाला जो फैन होगा वो बोलेगा भाई रोहित शर्मा का 100 हम बोलेंगे। पर मैच का स्कोर क्या रहता है? 100। कोई 300 भी बोल सकता है, कोई 200 भी बोल सकता है। बट एक जो न्यूट्रल पर्सन होगा वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा बताओ यार? तो वो क्या करेगा? एक मैच में 100 मारता है, दूसरे मैच में 200 स्कोर करता है, तीसरे मैच में 300 स्कोर करता है। तो वो क्या बोलेगा कि 100, 200 और 300 टोटल कितना स्कोर हुआ? 600। 3 मैच में 6 हुआ, तो पर मैच में कितना स्कोर किया? 200। तो यदि कोई न्यूट्रल पर्सन होगा ना तो वो बोलेगा पर मैच में इसका 200 स्कोर होता है। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, और यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होता है। मतलब क्लोरीन का 35 था और एक Cl37 था,
तो एवरेज जो एटॉमिक मास निकल कर आता है वो कितना आता है 35.5। अब इसमें भी होगा यार 35.5 है, ये 37 की ओर ज्यादा क्लोज है या 35 के ज्यादा क्लोज है? 35 के ज्यादा क्लोज है। 35 के ज्यादा क्लोज, इससे क्या आइडिया मिलता है? यदि एवरेज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो तो इससे क्या आइडिया मिलता है? देख यार, ये सब थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स वीक है तो स्ट्रांग करने के लिए आप लोग यार जीतू सर के चैनल पे जाना, थोड़ा मैथ्स पढ़ना यार, आपका भी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। वो जीतू सर नहीं, कोटा फैक्ट्री वाले नहीं, ठीक है ना, वो JITTU वाले जीतू सर। हाँ, तो ये 35.5, इसका मतलब जो एटॉमिक मास है ना वो इसके ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब ये है कि नेचर में ये वाला क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और ये वाला क्लोरीन कम अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो इस Cl35 के ज्यादा क्लोज है। अब उम्मीद है यार तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक मास जो मतलब कि एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में क्यों आता है, आने का वजह क्या है। उस एटम्स का, उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे हो सकता है वो मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हो, इसलिए वो एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में पाया जाता है। जबकि मास नंबर का भी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? नेवर, कभी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मास नंबर फ्रैक्शन में आ जाए। मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम तो कभी भी यार फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है। और एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आता है, क्यों आता है? तो क्योंकि एटम्स होते हैं वो एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं और एवरेज निकालते तो वो हो सकता है फ्रैक्शन में। इसीलिए तुम लोग पीरियोडिक टेबल में यदि देखोगे, यदि एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे ना किसी भी आइटम का एटॉमिक मास, तो आपको फ्रैक्शन में देगा। हाइड्रोजन का भी देखोगे ना तो मैंने तो बोल दिया तुम्हें 1, कार्बन का मैंने तो बोल दिया 12, नाइट्रोजन का बोल तो दिया मैंने 14, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे ना तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग समथिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सब जो है ना अकेला, मतलब कि नहीं, हाइड्रोजन केवल, हाइड्रोजन का भी 3 फॉर्म होता है, 3 आइसोटोप्स होता है, पता है ना, 1 1 1 2 और 1 3। हाँ, लेकिन हम लोग इसका एटॉमिक मास 1 ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि H11 वाला नेचर में बहुत अमाउंट में पाया जाता है, मतलब 99% के आसपास, मतलब यही वाला पाया जाता है, इसलिए एटॉमिक मास इसके क्लोज रहता है। और ये सब मतलब समझ लो ना, इसका 1 ही हम लोग मान लेते हैं। रीजन समझ में आया ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से कार्बन का भी यदि एग्जैक्ट एटॉमिक मास देखोगे तो 12 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है। क्लियर है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन का 2 आइसोटोप्स होता है, एक C12 वाला और एक C14 वाला। क्लियर? तो उम्मीद है यार अब तुम लोग को क्लियर हो गया होगा एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग एटॉमिक मास के लिए एवरेज क्यों लाते हैं? क्लियर नहीं अच्छे? तो यार शॉर्ट में बोलूं तो यार कोई भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी उस एलिमेंट के एटम के जितने भी आइसोटोपिक फॉर्म है उन सब का एवरेज निकाल लेते हैं और वही एवरेज को हम लोग एवरेज एटॉमिक मास नाम दे देते हैं। क्लियर? और मास नंबर और एटॉमिक मास में एक मेजर डिफरेंस क्या है? मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है। क्लियर? तो चलो यार अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं इस चीज को सीखेंगे, क्योंकि यार क्वेश्चंस वहीं से बनता है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो चलो यार इसमें आप लोग को यार जो जो नोट इंपॉर्टेंट लगे ना तो आप लोग नोट कर लेना। हाँ, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा वाला मत नोट करना। नेक्स्ट चलो यार एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं यार इस चीज को सीखते हैं। तो देखो यार एक फार्मूला आता है, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि ये फार्मूला क्यों ऐसा होता है। क्लियर? तो चलो यार एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ये क्या होता है? सिग्मा परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय में 100। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल अबंडेंस, फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू आइसो, ये ब्रैकेट को इधर लगा दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनटू आइसोटोपिक मास। गर्मी यार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, फ्रैक्शनल यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तुम लोग को तो अभी नहीं समझ में आएगा 1 और 100 क्यों आ रहा है। हाँ, तो ये भी एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला है, ऊपर वाला भी एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला है। अब इस चीज़ को फार्मूला को भी फिलहाल के लिए भूल जा, फार्मूला को भूल जाए भाई, ठीक। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा ये फार्मूला ऐसा क्यों बना। फिर पता चलेगा यार फार्मूला इसमें यार नया क्या है, ये तो हम भी बना सकते थे। जब एक बार चीज़ें समझ में आने लगती है ना, अरे यार डाल्टन साहब ने कौन सा बड़ा
30 मार्क वाला काम कर दिया था, कौन सा तीर मान लिया, ऐसा बात होने लगती है। हाँ ठीक है ना। तो इसलिए जब तक नहीं समझ में आता तब तो कितने यार भगवान थे, ये थे वो थे, लेकिन जब समझ में आता कौन थे यार, उससे महान तो हम थे, ऐसा लगने लगता है। तो चलो यार पहले समझा देते हैं इस चीज़ को। एक एग्जांपल लेते हैं यार, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान ले हमारे पास कार्बन के 2 आइसोटोप्स, एक C12 वाला है, एक C14 वाला है, और नेचर में मैं मान लेता हूं कि नेचर में टोटल 100 एटम्स कार्बन के प्रेजेंट है। टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है? 100 एटम्स, और 100 में से कार्बन 12 वाले के 96 एटम प्रेजेंट है। कितना माना मैंने? 96। तो इसका मैंने मान लिया 96, और इस कार्बन 14 वाले का माना मैंने ओनली 4 एटम, यानी 100 एटम टोटल में थे, जिसमें से 96 एटम इसका और 4 एटम ओनली इसका। मतलब पूरे नेचर में हमने केवल 100 एटम से कार्बन का माना, केवल 100 एटम, इस समझाने के लिए, ठीक है ना। तो 100 एटम में 96 एटम C12 वाला हो गया और 14 वाला 4 एटम्स हो गया। अब मेरा सवाल आपसे है, अब यार ये 11 12 भूल जा, अब सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन आप लोगों से मैं कर रहा हूं कि इस कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। इस कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 14। एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का क्या होगा ये तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। चलिए थोड़ा सा वीडियो पॉज कर जल्दी से तुरंत बताओ यार आंसर क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास। चलो यार इधर मैं बताता हूं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास तो तरीका क्या होता है यार बताने की उम्मीद है कि ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं यार बिल्कुल बच्चों की तरह। एक कार्बन आइटम का मास कितना होता है? एक कार्बन आइटम का मास 12। कितना होता है? 12। और यहां पे कितना कार्बन आइटम दिख रहा है? 96 कार्बन आइटम। तो एक कार्बन आइटम का मास 12, 96 कार्बन आइटम का मास 96 × 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यार एवरेज निकालते हैं, ये 1 है, ठीक है ना फॉर्मूला में। तो 96 × 12, एक आइटम का कार्बन का एक आइटम का मास 12 था, 96 आइटम इस तरह के थे, तो टोटल मास ऑफ कार्बन हो गया 96 × 12 प्लस एवरेज निकाल रहे यार। तो एवरेज के लिए ऊपर क्या लिखना होगा? टोटल मास, नीचे क्या लिखना होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। एवरेज निकालते ऐसे ही ना, टोटल हमें एटॉमिक मास का एवरेज निकालना है, तो ऊपर टोटल एटॉमिक मास, नीचे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो हमें पता चल जाएगा पर एटम का एटॉमिक मास क्या है। क्लियर? तो यहां से देख लो यार 96 × 12, अभी इसका मास तो छूटा हुआ है, एक कार्बन का मास 14 है, और ये वाले टोटल कितने कार्बन आइटम है? ओनली 4। तो इसका कितना हो जाएगा? 14 × 4 और डिवाइडेड बाय में एवरेज निकालना ना, तो एवरेज में टोटल नंबर ऑफ एटम्स नीचे आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? 96 + 4 100। अब यार ये कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत है क्या? 12 6 72, 7, 12 9 12 6 72, 7 बचा, 12 × 9 108, 108 और 7 कितना होता है बताओ यार? 115 हो जाएगा। अब प्लस 14 × 4 कितना होता है? 56 और होल डिवाइडेड बाय 100। इसको जोड़ दो यार, ऐड कर दो, 6 2 8, 5 5 10, 1 2 1 बाय में 100। यहाँ से कितना आ गया? 12.08। मतलब कि कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा ना वो 12.08 आएगा। और 12 के क्लोज क्यों आ रहा है? क्योंकि 12 देख सकते हो C12 वाला 96 और C14 वाला ओनली 14 पाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो एवरेज निकालना है, फंडा समझ में आया ना एवरेज कैसे निकाला जाता है? यदि ये चीज समझ में आ गया ना तो मुझे नहीं लगता यार इस 2 फार्मूले को समझाने की जरूरत भी है। इसमें क्या किया गया? हाँ यार बस टर्म्स कुछ कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा नया, तो उस चीज को हम लोग समझा देते पहले। हाँ यहाँ पे सिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। देखिए सिग्मा, देखिए यार फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स का तो जरूरत पड़ता ही है, इसलिए थोड़ा मैथ्स अपना स्ट्रांग करके रखना, ठीक है ना। इसलिए मैथ्स में थोड़ा, केमिस्ट्री में तो यार ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट फिजिक्स में बिना मैथ्स का तो इमेजिन ही नहीं कर सकते फिजिक्स। तो इसलिए जितना भी मैथ्स का बेसिक्स लेक्चर है वो सब यार अच्छे से देखना, ठीक है ना। अभी केमिस्ट्री में देखो यार बहुत सारा, अभी ये सब तो 9 10 वाला मैथ्स लग रहा है, आगे चलकर यार जो मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ होता है ना वो केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा और फिजिक्स में तो खूब यूज़ होगा। तो यार इसीलिए थोड़ा जो बेसिक्स पार्ट्स है मैथमेटिक्स का वो आप लोग अच्छा रखना, क्योंकि जहाँ भी यूज़ है यार प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए तुम लोग को। क्लियर? यहाँ पे सिग्मा इंटू परसेंटेज अबंडेंस इंटू आइसोटोपिक मास। पहले हम लोग टर्म को समझ लेते हैं। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब क्या है? परसेंटेज अबंडेंस का मतलब नेचर में, जैसे मैंने बात किया कार्बन का, तो कार्बन का C12 वाला भी फॉर्म प्रेजेंट है, C14 वाला भी प्रेजेंट है।
तो C12 वाला का परसेंटेज कितना है, C14 वाले का परसेंटेज कितना है, इसी को परसेंटेज अबंडेंस कहा गया। तो यदि यहां पे मैं देखूं और मैं बोलूं पूछूं कि C12 का परसेंटेज कितना है, तो टोटल 100 था, 100 में से 96 एटम ये, 4 एटम ये। यदि मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इसका 96 परसेंटेज था और इसका मात्र 4% था। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना कि 100 में इसका कितना और 100 में इसका कितना, वही हो गया परसेंटेज। 100 में कितना, तो टोटल तो 100 हो ही रहा था, इसका 96 इसका 4, तो इसका 96% इसका मतलब C14 का 4%। तो परसेंटेज अबंडेंस का मतलब समझ में आया, इनटू आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास का मतलब ये कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, एक C12 वाला एक C14 वाला, तो इसका आइसोटोपिक मास 12 कहेंगे, इसका आइसोटोपिक मास 14 कहेंगे। और सिग्मा लगा दिया गया, मतलब आपको क्या करना, पहले परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जितने भी, अब देखिए यार यहाँ पे कार्बन के केस में कितने आइसोटोप्स थे, 2 ही आइसोटोप्स थे। मान लो किसी और एक हम कार्बन का एक और तीसरा आइसोटोप्स ले आते हैं, मान लो कार्बन का एक और आइसोटोप्स ले आते हैं, हाँ, लेकिन फिर ये 96 और 4 नहीं होगा क्योंकि तीनों का 100 बनाना होता है ना। तो मान लो इसका हम लोग फिर 2 कर देंगे, इसका भी 2 कर देंगे, C13 का भी एक आइसोटोप्स बना दिए। तो ऐसे में क्या होगा, फिर यहाँ पे यदि हम लोग करते फिर एक और आ जाता है, ऐड हो जाता, और नीचे फिर भी 100 ही रहता क्योंकि परसेंटेज तो 96 है, फिर ये 4 नहीं होता, ये 2 और ये भी, इसका भी 2% आ जाता। ठीक, आ जाता, वो बात अलग बात है। तो फिलहाल चलो अभी इसको भूल जाओ ये सब चीज़, अभी हम लोग फार्मूला को समझते हैं। तो परसेंटेज अबंडेंस और आइसोटोपिक मास, ये दोनों चीज समझ में आया। सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, जितने भी ऐसे आइसोटोप्स है सबका ये मल्टीप्लाई करना और सबको ऐड करते हुए चलना, और नीचे में इनटू 100 बाय में 100 आ जाएगा। जैसे इसी वाले चीज को कार्बन 12 और 14 वाले को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ इस फार्मूला पे, एवरेज एटॉमिक मास, परसेंटेज अबंडेंस, पहले हम लोग C12, पहला आइसोटोप कौन सा, C12 का परसेंटेज अबंडेंस कितना 96 इनटू आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास कितना है 12। तो ये हो गया ब्रैकेट में सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब प्लस कर देना जो दूसरा आइसोटोप से, कार्बन का दूसरा आइसोटोप कौन सा है 14 वाला, और उसका परसेंटेज कितना 4, तो 4 इंटू 14। और कोई तीसरा आइसोटोप से क्या नहीं, तो बस कम कहानी। तो और नीचे टोटल कितना हो जाएगा, परसेंटेज है 96 प्लस 4 100, ये तो ऐसे भी 100 ही आएगा। तो देख रहे हो यार, ये चीज बस इसको, इसी चीज को फॉर्मूला में इस तरह से लिख दिया गया, बाकी कुछ नया तो है ही नहीं। तो ये परसेंटेज अबंडेंस के टर्म में हो गया। मान लो यार इसी तरह से कोई ऐसा हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं जिसके 3 आइसोटोप्स परसेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज को मैं मिटा दे रहा अभी। मान लो 3 आइसोटोप्स परसेंट होते हैं, जैसा कि मैं मान लेता हूँ ठीक है ना, सी नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 15 और नाइट्रोजन का 16 वाला। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है आइसोटोप्स में, एटॉमिक नंबर चेंज जो होता है एलिमेंट ही डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे मान लो यार इसका परसेंटेज होता है 90%, इसका 6% और इसका 4%, मतलब हम ये मान लीजिए टोटल 100% में नाइट्रोजन 14 वाले का 90% है, 15 वाले का 6% है और 16 वाले का 4% है, ये हमने मान लिया। अब यदि मुझे एवरेज एटॉमिक मास इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे यार, बताओ तुम लोग। परसेंटेज अबंडेंस नाइट्रोजन का कितना 90% और उसका एक आइटम का मास कितना 14। परसेंटेज का मतलब आप जस्ट समझ लो कि 100 में से उसका उतना आइटम से, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब टोटल 100 आइटम था, 100 में से नाइट्रोजन 14 वाले का 90 था, 15 वाले का 6% था, 16 वाले का 4%। बस आप इस तरह से समझ सकते हो। तो यहाँ 90 इंटू 14 फिर प्लस, फिर 15 वाला का कितना परसेंट था 6%, तो 6 इंटू 15 और फिर प्लस, फिर 16 वाले का कितना परसेंट था 4% था, 4 इंटू 16 और नीचे क्या आ जाएगा टोटल परसेंटेज कितना है यार 100। तो नीचे अब जो भी आंसर है यार, मैं आंसर से हमें मतलब नहीं, मैं सब बस सिखाना चाहता हूँ। मतलब ये परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास का मतलब क्या है, ये चीज क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को अब? हाँ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मुझे अब। तो अब ये परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास का क्या मतलब है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड वाले फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास का मतलब क्या, इस चीज को समझ लेते हैं। तो यार परसेंटेज समझ में आ गया तो फ्रैक्शनल वाला भी समझ में आ जाएगा। जस्ट इसी चीज में देखो चेंजेस कहाँ आएगा। यदि हमें परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है तो इसी चीज को हम लोग परसेंटेज दिया है, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 90% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे यार बता दें। परसेंटेज का मतलब पर 100, फ्रैक्शन का मतलब 1 में कितना, 1 में कितना। तो 90% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना, 100 से डिवाइड कर दो ना, आ गया फ्रैक्शन में।
जब भी परसेंटेज बोला जाए इसका मतलब 100 में कितना, फ्रैक्शन बोला जाए इसका मतलब 1 में कितना, मतलब फ्रैक्शनल अबंडेंस का वैल्यू ऑलवेज 1 से कम आएगा, परसेंटेज अबंडेंस का वैल्यू हमेशा 100 से कम आएगा। ठीक, तो यदि मैं इसका बात करूँ फ्रैक्शनल अबंडेंस का, यहाँ पे फ्रैक्शनल अबंडेंस, ये फ्रैक्शनल अबंडेंस लिखा हो, F फॉर फ्रैक्शनल, A फॉर अबंडेंस। इसका फ्रैक्शनल अबंडेंस 0.9 आएगा, इसका फ्रैक्शनल अबंडेंस कितना आएगा 0.6 मत बोलना यार, 0.06 बोलना, क्यों 6% है ना, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा। इसे छोटे छोटे सिले मिस्टेक मत करना। इसका कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़? चलो यार बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, तो यदि मुझे ये वाला फार्मूला से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो फ्रैक्शनल अबंडेंस कितना दिया नाइट्रोजन का 0.9। अब इसको ऐसा समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 था। अब मतलब एक्चुअली हो नहीं सकता टोटल नंबर ऑफ एटम, मतलब फ्रैक्शन में सब बस समझने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम 1 था, उसमें से 0.9 पार्ट जो था वो 14 वाला था, 0.06 पार्ट 15 वाला था और 0.04 पार्ट 16 वाला था। और इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकाला जाए एवरेज, तो यार जस्ट वही लॉजिक, 0.9 एटम का, एक का मास है 14, तो 0.9 एटम का मास इंटू 14, फिर 0.06 इसका एक का मास 15 और फिर 0.04 इंटू 16 और नीचे में कितना आ जाएगा यार, नीचे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना माने हुए, यदि फ्रैक्शनल अबंडेंस की बात कर रहे तो 1। जो भी कैलकुलेट करके आए सेम आंसर आ जाएगा जो यहाँ से आ रहा था। क्यों सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 100 हो रहा था, यहाँ पे 100 आ रहा था, यहाँ पे 0.9 मतलब 1 में आ रहा था, यहाँ पे 1 लिख रहे थे, दैट्स इट, यही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यार दोनों फार्मूला, उम्मीद है यार अब तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे एक दो छोटा छोटा प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद यार ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग नोट कर लो, अब हम लोग प्रॉब्लम कुछ कर लेते हैं इस पे बेस्ट। सवाल देखो यार क्या है, नेचुरली ऑकरिंग, सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद तुम लोग यार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। Naturally occurring chlorine is 75% Cl35 which has an atomic mass of 35 U and 25% Cl37 which has a mass of 37 U. Calculate the atomic mass of chlorine. Chlorine का calculate the average atomic mass होगा, ठीक है ना यार, यहाँ पे एवरेज कर लेना। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। आपको पता है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। जल्दी से यार स्टार्ट हो जाओ। हाँ, हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। तो यार देखो यार, बच्चों वाला सवाल है यार, बच्चों वाला। आप लोग को 2 मिनट का समय देता हूँ यार, 2 मिनट में आप लोग यार इस सवाल का जवाब निकाल कर बताओ। एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्लोरीन का 2 है आइसोटोप से, कौन कौन सा, एक Cl35 एंड दूसरा Cl37। Cl35 75%, Cl37 25%, मतलब आपको ये मान लेना है नेचर में यदि 100% है तो 100% में 75% वो वाला है तो 25% ये वाला, और इसके अलावा कोई तीसरा आइसोटोप है ही नहीं। क्लियर? चलो यार बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे 75 Cl35 वाला है इन 2, ये तो Cl75 क्लोरीन 35 वाला, और इसका एक एटम का मास क्या है यार, तो दिया हुआ क्वेश्चन में एटॉमिक मास ऑफ 35 U। कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, तुम लोग यार ये भी सोचोगे ये 35 U देने का क्या जरूरत था जब यहाँ पे 35 लिख दिया गया है। तो बहुत बार यार सवाल में ऐसा भी होता है, ये वाला Cl35 जो है ना, हो सकता है ये वैल्यू ये वाला वैल्यू सेम ना हो, एटॉमिक मास उस मास नंबर का एक्जैक्टली इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी आप लोग यार उतना नहीं सोचना है, अभी बस आप लोग इस चीज़ को समझो कि कैलकुलेट किस तरह से करा जाता है। तो 75 इंटू 35 U। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 25% वाला कौन है, 37 वाला है, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यार, 100। अब क्या करना है यार, इसको जस्ट कैलकुलेट कर लो, हो गया यार, क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला काम हम नहीं करेंगे, ये तुम लोग के हवाले छोड़ रहे हैं हम। ठीक, मैं डायरेक्ट आंसर टिक कर दे रहा हूँ यार। आंसर जो है वो है 35.5 ही है, ठीक है ना। ऐसा मत याद रखना क्लोरीन का 35.5 ही तो होता है एटॉमिक मास, तो इतना करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट आंसर मारो ना। इसलिए यार ऐसा करने की जरूरत नहीं। हो सकता है यार क्वेश्चन में कुछ डाटा इधर उधर कर दिया गया और जिससे कि आंसर ये नहीं ये वाला आ जाता निकल कर, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में, भावना में बह नहीं जाना है। ठीक, कैलकुलेट करना है, फिर बाकायदा जो आंसर आता है वो कैलकुलेट करके फिर टिक करना है। बहुत बार क्या होता है, तुम लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा डाटा सेट कर दिया जाता है कि वो आंसर ना आकर कुछ और आ जाता है। अब पता चला तुम लोग यार पढ़ के आए यार बचपन से क्लोरीन का 35.5 और टिक कर दिया 35.5 और वो डाटा के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और आ रहा था, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए तुम लोग यार धोखा नहीं खाना है।
तो चलो यार इसका आंसर 35.5 होता है, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन तुम लोग को डायरेक्ट नहीं लिखना है, तुम लोग को कैलकुलेट करना है एंड देन आंसर लिखना है। क्लियर? तो चलो यार मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अब स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, आप लोग यार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन यार IIT JEE में आ चुका है, मतलब JEE एडवांस में आ चुका है। क्वेश्चन हार्ड होगा ऐसे सोच रहे हो? अरे ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन इतना है कि यार हर बच्चा से बन जाएगा, हर बच्चा से बन जाएगा। तो इसलिए यार एक माइंड सेटअप आप लोगों को बना के नहीं रखना है कि यार JEE एडवांस का सवाल है, सर ने बोल दिया IIT JEE का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये सवाल तो हमसे बनने वाला नहीं है, ऐसा सोचना नहीं है। क्लियर? क्योंकि यार होता है बहुत बार कि यार IIT JEE में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि IIT का क्वेश्चन है तो मेरे से बनेगा ही नहीं। ये देखो यार IIT का क्वेश्चन और तुम लोग खुद से बनाओ यार, ना बना दिया तो फिर मुझे बोलना, ठीक है? तो चलो यार देखो यार इस सवाल को कैसे करना है, तुम लोग यार खुद से करना। सवाल क्या है? अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ आयरन 54, 56 एंड 57 दिया है, 5%, 90% 5% रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज सवाल पे हंसी आ रहा होगा देखना यार, ये IIT में सवाल कैसे पूछ दिया गया। तो कभी कभी बोनस मार्क्स देने के लिए ना गिफ्ट होता है यार, ये सब गिफ्ट होता है, ठीक? तो इसलिए यार अपने हाथ से ये सब जाने मत देना। चलो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा यार? 54 वाले का परसेंटेज कितना अबंडेंस दिया है? 5%। 56 वाले का परसेंटेज अबंडेंस कितना है? 96%। और 5% वाले का परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय में 100, बस इसको कैलकुलेट करना है। अब ये भी हम कर दे, बोलो हम कर दे कि तुम लोग कर लोगे ना? हाँ, तो यार आंसर आता है 55.95। तो ये मत सोचना यार सर तो यार गजब महान है यार, तुरंत कैलकुलेट कर दिया। सर के पास आंसर है इसलिए सर लिख दिया आंसर, ठीक है ना? हाँ, सर भी यार तुम लोग के जैसा नॉर्मल इंसान है। तो चलो यार एक क्वेश्चन और देता है, लेकिन नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक? तो आप लोग इसे नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यार तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, सवाल मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, रेड कर दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग यार स्टार्ट करना। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU। एवरेज एटॉमिक मास दिया मैग्नीशियम का 24.3 AMU। दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब ये जो मैग्नीशियम के बारे में कहा गया, ये मैग्नीशियम जो है वो कंपोज्ड ऑफ 79 मोल परसेंट ऑफ Mg24 एंड रिमेनिंग 21 मोल परसेंट ऑफ मैग्नीशियम 25। मतलब मैग्नीशियम का दो आइसोटोप्स है, एक Mg24 है और दूसरा Mg25 है। Mg24 वाले का परसेंटेज मोल परसेंट दिया है 79 मोल परसेंट और 25 वाले का 21 मोल परसेंट दिया है। क्लियर? एंड अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, 21 मोल परसेंट ऑफ Mg25 एंड Mg26, मतलब 21 मोल परसेंट में कुछ तो Mg25 वाला है और कुछ Mg26 वाला है। सवाल में क्या बताना है? कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ मैग्नीस। अच्छा यहाँ पे सवाल इनकम्प्लीट है यार, रुक जा। कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 26। यार ये सवाल देखो, ये मैग्नीशियम 26 है, सवाल दिख रहा है यार, ये लिख रहे हैं मैग्नीशियम 26 है। क्लियर? तो इसका बताना यार तुम लोग का परसेंटेज कि मैग्नीशियम 26, देखिए 21 में कुछ मैग्नीशियम ये भी है, कुछ ये भी है। तो सबसे पहले तो यार हम मान लेते हैं, क्या मान ले कि मैग्नीशियम 25 वाले का हमें 26 का निकालना है, इसको x मान लेते हैं। x मोल परसेंट इसका है, तो इसका कितना मोल परसेंट होगा? 21 माइनस एक्स। क्लियर है ये चीज ना? तो चलो यार अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला लगाते हैं और देखो कितना आसानी से सवाल बन जाएगा। पहले यार वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद से कोशिश करना और सवाल उम्मीद है यार तुम लोग बना ही दोगे मोस्टली। मैं इधर बनाता हूं एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा यहां पे देखना, सिंपल परसेंटेज अबंडेंस नहीं दिया है, कंफ्यूज करने के लिए वो मोल परसेंटेज दिया है। मतलब ये कि टोटल मोल्स दिया गया है सवाल में। टोटल मोल्स कितना दिया गया है? 100 मोल्स है, जिसमें से मोल्स ऑफ Mg24 कितना है यार? 79 है ना, मतलब है 79 मोल परसेंट ऑफ Mg24। इसका मतलब टोटल मोल्स यदि हमने 100 माना है तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 24 कितना दिया है? 79 मोल्स। और मोल्स ऑफ Mg26 पहले 26 लिख देता हूँ। 26 का कितना है? तो 26 को हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि वो तो निकालना है, तो इसका x मोल मान लिए। और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 25 वाले का कितना हो जाएगा यार? तो हमें पता इस दोनों का मिलकर 21 हो रहा है, तो इसका कितना मोल्स हो जाएगा? 21 माइनस एक्स।
तो यार सवाल में कुछ भी नया नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए मोल परसेंटेज दे दिया गया है। इसका मतलब बस ये है, आपको करना क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए ऊपर टोटल मास और नीचे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यही आता है ना। तो सेम चीज फिर से लगाओ यार, सवाल बन जाएगा। चलो यार मैं कर देता हूं। एवरेज एटॉमिक मास ऊपर 79% किसका दिया है, 24 वाले का, ठीक। तो 79 मोल परसेंटेज हो गया इनटू 24 आ जाएगा यहाँ पे। इसको एक और तरीके से बना दूंगा, मैं पहले डायरेक्ट तरीके से बना दे रहा हूँ, उसके बाद यार एक और तरीके से बना दूंगा जिसमें और अच्छे से तुम लोग यार क्लियर आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक। तो 79 इंटू 24 प्लस 26 वाले का कितना है, x इंटू 26 और प्लस 25 वाले का कितना है 21 माइनस एक्स, तो 21 माइनस एक्स इंटू 25 दे होगा ना। और नीचे में कितना आ जाएगा, टोटल मोल हम लोग क्या माने हुए 100 में से 79 मोल परसेंट ये था, x मोल परसेंट ये था और ये 21 माइनस x परसेंट था। और ये एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है सवाल में दिया है कितना 24.31। अब यार बता, यहां से x निकालना है। अब क्या इसमें केमिस्ट्री लग रहा है कि मैथ्स लग रहा है, सिंपल से यार बच्चों वाला मैथ्स लग रहा है। जब तुम लोग 4th 5th से कैलकुलेट, 4th 5th नहीं यार 7 8 से इस तरह का वैल्यू कैलकुलेट करते आ, तो यार जस्ट सॉल्व करके बताओ जल्दी से, ठीक है ना। ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, हाँ लेकिन इतना भी यार जल्दी में पेशेंस लूज नहीं कर देना कि यार आता हुआ सवाल गलती कर बैठे, ऐसा भी नहीं करना। पेशेंस रखते हुए करना कि गलती ना हो। तो चलो यार मैं भी करता हूँ, इधर 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2431 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा यार 79 इंटू 24, इधर मैं कर देता हूँ कैलकुलेट, 79 इंटू 24, तुम लोग यार खुद से करना, 4 9 सा 36, 3 28 3 31, 2 9 सा 18, 2 7 सा 14 और 1 15, 6 9 8 1896 यहाँ आ रहा है, 1896 प्लस 26x माइनस 25x और प्लस में आ जाएगा 25 इंटू 21, 125 सा 10, 2 2 जा 4 1 5, तो 525 आ जाएगा यहाँ पे। होल डिवाइडेड बाय में तो कुछ नहीं है, और ये 1896 और 525 जोड़ दो यार, 525 जोड़ दो तो 6 5 9 2 11 12 8 5 13 14 1 का 2421 हो जा रहा है। कुछ गलती आ रहा है क्या, 8 5 13, अच्छा 2421 आ रहा है। थोड़ा सा यदि यार 2431 आता तो दोनों साइड कट ही जाता, नहीं ठीक है, 2431 आ रहा है और दिस इक्वल टू 2421 आया और प्लस ये बचा ओनली x, 26x माइनस 20 है इतना, और 2431 उसको इधर ले आओ यार, तो इधर ले आएंगे तो केवल कितना बचेगा 10 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 10, और x की हम लोग क्या माने थे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 26 जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा यार, ऑप्शन 10 दिख रहा है। आया समझ में, सवाल इजी था हार्ड था, इजी था ना, तो बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था। इसको एक और तरीके से मैं बता देता हूँ और उसमें थोड़ा सा आप लोग और फीलिंग आ जाएगी, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, जस्ट फीलिंग लाने के लिए बता रहा हूँ कि तुम लोग यार थोड़ा इमेजिन कर सको यार, हाँ अच्छा ऐसा हुआ इसलिए, ठीक। तो यार जिनका नहीं हुआ नोट कर लो, मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ इसको। चलो यार देखो, सबसे पहले हमें एवरेज एटॉमिक मास लिखना है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ऊपर टोटल मास और नीचे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। यदि मैं यहाँ पे देखो टोटल मोल्स मैंने कितना मान लिया 100, यदि टोटल मोल्स 100 है तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइटम कितना हो चुका है, टोटल मोल्स 100 है तो टोटल मैग्नीशियम आइटम्स कितना हो चुका है, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो यार, कैसे बताए थे ना यार, यदि हमें मोल्स 100 दिया है तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स बता सकते हैं कैसे, P इक्वल टू मोल्स इंटू Na, मतलब जस्ट नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा कितना एटम्स है मैग्नीशियम का। तो 100 मोल्स है तो 100 मोल्स को मैं 100 Na एटम्स लिख सकता हूँ मैग्नीशियम का, मतलब हमें अब पता चल गया यार जो सैंपल दिया गया उसमें एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 79 मोल परसेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 100 Na एटम्स।
इतना मोल्स 100 एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 79 Na। देखिए ये 79 मोल था, इस मोल को हमने नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये एटम्स किसका है, एटम्स ऑफ व्हाट, Mg24। इसी तरह से यार ये X, यदि हम नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना चाहिए तो XNA एटम्स ऑफ क्या आ जाएगा, Mg26, और ये कितना आ जाएगा 21 माइनस X इंटू Na एटम्स ऑफ मैग्नीशियम 25। यानी हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स से। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ऊपर टोटल मास और नीचे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यही होता है ना। तो चलो यार टोटल पहले हम लोग मास निकालते हैं। तो हम लोग के पास 3 आइसोटोप है मैग्नीशियम का, कौन कौन सा, एक तो Mg24 है, फिर दूसरा Mg25 है, और एक Mg26 है। यही 3 आइटम्स है। Mg24 वाले कितने एटम्स है, एक एटम का मास तो 24 होगा, ये तो हमें पता चल गया, एक एटम का मैग्नीशियम का मास 24 है। और इस तरह के कितने एटम्स है, तो 24 वाले कितने एटम्स है, 79 इंटू Na एटम्स हैं। तो क्या करना है यहाँ पे 79 Na, ये टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम 24 एटम्स है, तो इतने एटम्स और एक एटम का मास है 24, तो टोटल मास कितना हो गया Mg24 का, जो Mg24 वाला है उसके कारण टोटल मास कितना आ गया 79 Na इंटू 24। अब फील हो रहा है, टोटल हमें मास लिखना होता है ना ऊपर एवरेज में, तो ये हो गया 24 के कारण टोटल मास, फिर 25 के कारण भी कुछ मास आएगा, 25 के कारण कितना मास आएगा, तो 25 वाले कितने एटम्स है हमारे पास, 21 माइनस एक्स इंटू Na, और ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, और इसका मास कितना है 25। और इसी तरह से 26 वाले कितने एटम्स है, x इंटू Na, और इंटू कितना आ जाएगा 26, और नीचे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है 100 मोल्स, 100 मोल्स गए तो 100 इंटू Na। अब क्या करना है यार, Na यहाँ भी, Na यहाँ भी, Na यहाँ भी, हर टर्म में Na, हर टर्म से Na निकालो, और यहाँ पे भी Na है, उड़ जाएगा। तो इससे अब तुम लोग अब इसको यार एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू भी तो दिया है 24.31, तो इसको कैलकुलेट करके यार ले नहीं आओगे आंसर, ले आओगे ना आंसर। तो इस तरह से आंसर यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 10 ही आ जाएगा। तो अब तुम लोग यार समझ में आ रहा होगा, वहां पे हमने मोल परसेंट को डायरेक्ट मोल्स के टर्म में ही लिख दिया, ये Na से मल्टीप्लाई नहीं किया था, समझ में आया। और Na से मल्टीप्लाई कर भी देते तो देख लो यार, तो ये जस्ट फिल करने के लिए यार कि अच्छा एक एटम का मास 24 था, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना था 100 इंटू Na एटम्स था, तो 24 वाले कारण मास इतना हो गया, Mg24 के कारण मास, Mg25 वाले कारण मास इतना हो गया, Mg26 वाले कारण इतना मास हो गया, और डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स 100 इंटू Na था। तो इस तरह से भी यार इसको कर सकते हैं, मोल को हमने नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर लिया, और नंबर ऑफ एटम्स से फिर हम लोग निकाल लिया एवरेज एटॉमिक मास, जो अपना जनरल मैथमेटिक्स उसके रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो चलो यार, इस तरह से जो एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो टॉपिक था, वो अब पूरी तरह से कवर हो चुका कंप्लीट। इससे बेस्ट कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो अभी के लिए यार वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।